हेलो फ्रेंड्स। सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर दिसंबर 2026 में जो अटेम्प्ट आ रहा है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर क्या आप लोग भी इस तरीके से 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं? सर हम हाँ 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर 90 प्लस तो दूर की बात है, हमारा तो एग्जाम क्लियर हो जाए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज की इस वीडियो को इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने इस पेपर के अंदर एग्जामेशन लेकर आना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो है जिसमें आपको पता लगेगा कैसे आप यहां तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुझे सर पास होना है, तो भी मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता देता हूं, कुछ ऐसे तरीके बता देता हूं कि ये टॉपिक्स आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं, इनको पढ़ के जाना है। इनमें कौन सी चीजें हैं जहां से चीजें पूछी जाती हैं, किन चीजों को अवॉइड करना है, ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर गलती ना करें। पास्ट एग्जाम्स में जो बच्चों ने गलतियां करी, उनके एक्सपीरियंस को कंसोलिडेट करके ये चीज देखिए बनाई गई है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्कोर 90 प्लस, या फिर मैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करूं कि एग्जाम कैसे क्लियर करें, एग्जामिनेशन कैसे लेकर आए। तो सर सबसे पहली चीज, ज्यादातर बच्चे देखिए जो गलतियां करते हैं, उन्होंने हमें कहा कि सर हम ज्यादातर टाइम अपना रीडिंग पर लगाते हैं, क्वेश्चंस को देखना, सॉल्यूशन को देखना, वहीं पर साइड में छोटी मोटी कैलकुलेशंस कर लेना, काम खत्म हो गया। नहीं, ये गलती नहीं करनी। जो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं उनको कैजुअली लेना, आखिरी में कर लेंगे, एंड में कर लेंगे, टॉपिक कर लिया है, उनकी प्रैक्टिस अलग से करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। तीसरी चीज कि सर आप फॉर्मेट्स को फॉलो नहीं करते, चाहे वो प्रोसेस अकाउंट हो, कॉस्ट शीट हो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो, रिकंसिलेशन वाला क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है ना। यहां पर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स होता है, उसको प्लीज फॉलो किया कीजिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप अपने मार्क्स लूज करेंगे। ठीक है जी। सर हम घड़ी को देखकर कभी प्रैक्टिस नहीं करते, इसका क्या मतलब है? टाइम बाउंड मैनर के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिससे होता क्या है, एग्जाम में पेपर ही पूरा नहीं होता। पता लगा एक ही क्वेश्चन को करने में हमने 1 घंटे का टाइम लगा दिया, अब बताओ हम बाकी क्वेश्चंस कैसे करेंगे? तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। आपको इन चीजों को बिल्कुल भी देखिए इग्नोर नहीं करना है, इनको साथ में लेकर चलना है ताकि ये गलतियां आप ना करें। अब आइए बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। देखिए आपके पास जो 30 मार्क्स हैं एमसीक्यू के लिए, वहां पर आपका टारगेट होना चाहिए कि सर मैं 25 लेकर आऊंगा, और ये हर एक बच्चे का टारगेट होना चाहिए। चाहे आप एग्जामिनेशन के लिए स्कोर करें, चाहे आप 40 प्लस के लिए जाएं, चाहे आप 90 प्लस के लिए जाएं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको अपना टारगेट लेके चलना है कि सर हम 75 पर लेकर जाएंगे। ठीक है जी। अगर आप सिर्फ पास होने की तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, 25 यहां अगर आपने ले लिए तो 15 से 20 नंबर लेते ही आपका पेपर क्लियर हो गया। ठीक है जी। बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको बता दिया गया है। ठीक है जी, ये सारी बातें आपको पता है, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। सेक्शन बी के अंदर देखिए आपके पास चॉइस होती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, और साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। आपको नॉर्मल सिंपल 2 मेमोरीज वाला कैलकुलेटर, जिसमें 120 स्टेप्स तक देखिए आपका चेकिंग होती है, वो आपको कैलकुलेटर यूज करना है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ देखिए 7 क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर आपके पास, 14 मार्क्स देखिए आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए होते हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस, पहला जो सेक्शन है आपका देखिए वो एमसीक्यू का होता है, जो पहला क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं। अब पेपर की बात करूं तो 40% जो आपका देखिए वेटेज आती है, वो आपके सेक्शन ए से आती है, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। अक्सर बच्चे इसको सबसे एंड में लेके चलते हैं। सबसे पहले उनके दिमाग में रहता है रिवीजन करते वक्त, तैयार करते वक्त, कि हम सर मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, वेरिएंस एनालिसिस, इन पर टाइम लगाए। इसको वो एंड में लेके चलते हैं, जबकि यहां पर कम टाइम में आसानी से बिना मार्क्स लूज किए आप देखिए स्कोर कर सकते हैं, जिसमें आपका मटेरियल कॉस्ट, इंप्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और आपका कॉस्ट बुक कीपिंग, रिकंसिलेशन, बहुत आसान टॉपिक, आसानी से स्कोर कर सकते हो। इसके बाद आपका जॉब कॉस्टिंग हो गया, बैच कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जिसमें इक्विवेलेंट यूनिट बनानी होती है जो आपको, जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, सर्विस कॉस्टिंग, ये आपके टॉपिक्स आते हैं। तो अगर आपने इन 3 सेक्शंस में से कोई भी 2 सेक्शन स्कोर किए अच्छे से, तो पास होने वाले बच्चों के लिए तो कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना। आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अब आइए समझते हैं कि सर ये जो 90 प्लस लेकर आना है, या आप कह रहे हो एग्जामिशन लेकर आना है, आपने वेग बोल दिया, आपके पास कोई वाकई ठोस प्लानिंग है? हाँ बिल्कुल है। जरा ध्यान से समझना। जैसा मैंने कहा कि आपको देखिए जो आपके पास एमसीक्यू वाला पोर्शन है, 25 का टारगेट हम लेके चलते हैं। मैं मानता हूं कि चलो आपने 25 में से 23 मार्क्स ही
स्कोर किए, कोई बात नहीं। आपके पास मटेरियल एम्प्लॉय डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ 15 नंबर आपके पास है, 14 मार्क्स आप यहाँ स्कोर कर लेते हो, ठीक है ना। इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, वन लाइन कैलकुलेशंस आपके सामने होती है। यहाँ पर ईओक्यू, स्टॉक लेवल, ठीक है ना, लेबर टर्नओवर रेशियो, इस तरीके की चीजें आती हैं। ओवरहेड कॉस्ट शीट के अंदर, रिकंसिलेशन के अंदर 15 में से आप 13 नंबर लेकर आते हो। इसी तरीके से मेथड, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, जॉब में से भी आप 13 मार्क्स स्कोर करते हो, और मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग में 14, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में 13। तो टोटल आपके पास देखिए 90 मार्क्स इस तरीके से बनते हैं। तो इस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है। और आप देखिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, मशीन आवर रेट, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के क्वेश्चन आते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन में नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल लॉस, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स में किस तरीके से कॉस्ट की बाइफर्केशन होगी, ठीक है ना, वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालोगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर। इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग में पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना, बाय करना है कि हमें उसको मैन्युफैक्चर करना है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वेरिएंसेस अच्छे से करके जाना है। मटेरियल, लेबर सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना, आसान है, आसानी से हो जाते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस परेशान करते हैं। इसके बाद बजट एंड बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल नहीं होता। अगर आपने थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए आपको जो प्रिपरेशन करनी है, बहुत ध्यान से समझना कौन से टॉपिक हैं जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, आपको करके ही जाने हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये तो है आपके वो चैप्टर्स जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। लेकिन हो सकता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको परेशानी आए, ठीक है ना, हो सकता है कि आपको सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आती हो। आप इन टॉपिक्स को, जो भी आपको मुश्किल लगता है इसमें से, वो आप बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पर्सनली मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मुश्किल लगता था, लेकिन मार्जिनल मेरे को बहुत आसान लगता था, तो मैं पहले मार्जिनल कसता था। इसी तरीके से ये वाले जो टॉपिक हैं ये आसान है, इसमें से अगर क्वेश्चन आया और आपने मार्क्स लूज करे तो आप समझ लेना कि तैयारी ठीक नहीं हुई। तो यहां पर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, ठीक है ना। इसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग, इसके अंदर ईओक्यू, ऑर्डर लेवल जो आता है आपका, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम मैक्सिमम लेवल, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंप्लॉय कॉस्ट की बात करें, टर्नओवर रेशियो, हाल से रोवान स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आइडल टाइम का क्या ट्रीटमेंट होगा, किस तरीके से आपको उसको ट्रीट करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरीके से उसकी एंट्री होती है, ठीक है जी। कॉस्ट बुक कीपिंग में आपका रिकंसिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल। इसके बाद ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है ना, बहुत आसानी से आप यहां पर स्कोर पूरे पूरे नंबर कर सकते हो। यहां पर तो फिर भी हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए। तो ये जो टॉपिक्स हैं आसान, और ये आपके जो हर बार एग्जाम में आते हैं, इनको आपको इस तरीके से करना है कि आपकी तैयारी हो। अब आओ 5 महीने के पास हमारे पास जो प्लान है दिसंबर एग्जाम के लिए, उसमें किस तरीके से पढ़ना है, एक एक करके हर एक मंथ के लिए मैं आपको सिंपल सा प्लान देने वाला हूं। तो आइए डिटेल में जरा एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे अगस्त के मंथ की। मैं कहता हूं कि अगस्त के मंथ से आप जो है अपनी तैयारी को एक फुल फ्लो में लेकर जाते हो। तो यहां पर देखिए आपके पास, आपको हर दिन 3 से 4 घंटे की जो है वो पढ़ाई करनी है। डेली बेसिस पे किस तरीके से करनी है उस पर भी आऊंगा। पहले आप रखिए कि जो वीकडेज है उसमें आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है। सबसे पहली चीज, कॉस्टिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है जी, थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है जी, मटेरियल कॉस्टिंग में परचेज, ईओक्यू, मिनिमम मैक्सिमम डेंजर लेवल, ठीक है ना। इसके बाद फीफो लिफो में कैसे आप वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है जी, इन सब का ट्रीटमेंट, और इंप्लॉय कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वाले टॉपिक्स आप करेंगे, ठीक है जी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप सर जब आएंगे तो अगस्त एंड तक देखिए, आपके यहां पर जब आप अगस्त का महीना खत्म कर रहे होंगे तो 4 में से 3 आपके टॉपिक जो सेक्शन ए के अंदर आते हैं, जो मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 40% की वेटेज रखता है, वो आपके यहाँ पर खत्म हो चुके होंगे। और उसे खत्म करने के बाद आप सितंबर के अंदर आओगे और यहाँ पर आपको अपना ओवरहेड जो है कॉस्टिंग उसे स्टार्ट करना है, जिसके अंदर सबसे पहले आप ये वाले टॉपिक्स, देन एब्जॉर्प्शन रेट, मशीन आवर रेट, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका ट्रीटमेंट ये आपको करना है। इसके साथ साथ आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी तैयार करोगे। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अगर आप लोगों के पास कंसाइज में नोट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, उनसे पढ़ना। अगर नहीं है तो कोशिश करना कि एक पेज के अंदर कंसाइज नोट्स आप उनके बनाएं, ठीक है जी। यहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि ये आपको डेली रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको कॉस्ट एंड बुक कीपिंग, जिसके अंदर रिकंसिलेशन, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स किस तरीके से बनते हैं, ये आपको करना है। और सितंबर के अंत तक, एंड तक आते आते देखिए आप यहां पर ओवरहेड्स को अपना पूरी तरीके से वाइंड अप कर देंगे, ठीक है जी। अक्टूबर की मैं बात करूं तो अक्टूबर के अंदर जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, और फिर यहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है जी, तो ये आपको प्रोसेस कॉस्टिंग पूरा करना है, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग देखिए ऐसा है कि हर बार एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा है यार, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किस तरीके से बनेगी, ठीक है ना, फीफो वेटेड एवरेज के अंदर किस तरीके से
बनाते हो अलग अलग मेथड्स में, वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। वेटेड एवरेज के अंदर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अगर आ रहा है तो किस तरीके से प्रोसेस अकाउंट से आप प्रॉफिट को देखिए अलग करके चीजों को वैल्यूएट करते हो, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, उसकी वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेप वाइज मार्किंग की वजह से आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर छोटी मोटी गलती भी कर देते हो तो, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको इस तरीके से लेकर चलना है। इसके बाद आपका सॉरी अक्टूबर का जो मंथ है वो देखिए फिनिश हो जाएगा। नवंबर के मंथ के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, क्योंकि देखिए ये टॉपिक टेक्निकल है, आते हैं इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एंड में रखे। जो आसान वाले थे वो पहले कर लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ इतनी सारी चीजें हमने कर ली है और हमारी ग्रिप में आ गई हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखना, जो टॉपिक्स आप पूरे करते जा रहे हो उनका आप टेस्ट जरूर दोगे साथ साथ, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, जिसमें मटेरियल लेबर आपको सबसे पहले करना है, उसके बाद सेल्स और ओवरहेड और फिक्स्ड वेरिएंस करना है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन कैश बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है ना, फंक्शनल बजट किस तरीके से बनते हैं ये वाले। और आपका यहां तक आते आते देखिए फुल सिलेबस रिवीजन प्लस आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब आपका देखिए यहाँ पर है आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट देते हुए जरूर चलेंगे। और यहाँ तक आते आते देखिए आपकी फुल रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट पेपर आप अपने प्लान करेंगे किस तरीके से आप दे सकते हैं। और कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर 3 घंटे के आपको प्लान करने हैं दिसंबर के मंथ के अंदर, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देखिए आपका जो है एंड तक आता है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आप बीच में पढ़ाई नहीं करोगे, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से तो दिसंबर को नहीं होगा, लेकिन पेपर क्योंकि रेगुलर होते हैं तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप निकाल पाए तो किस तरीके से आपको रखना है, तो देखिए जो आपकी रिवीजन रहेगी वो फास्ट मोड पे रहेगी, सेक्शन ए और सेक्शन बी सबसे पहले करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद जो भी आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी जब आप क्वेश्चंस कर रहे थे, उन्हें आपको देखना है जो आपने सॉल्व करे पिछले 3 4 5 महीने में, ठीक है ना। डेली 10 मिनट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर लगाओगे, ठीक है जी। और जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं जो एमसीक्यूज होते हैं जैसे, वहां पर आप एक रीडिंग देंगे, ठीक है जी। 6 से लेकर 6 डे से लेकर डे 10 के बीच में एक 100 मार्क्स का अगर आप पेपर देने का टाइम निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट देता है, ठीक है जी, वो आपको करने हैं। और अगर आपने टेस्ट दिया है, ठीक है जी, मॉक टेस्ट पेपर आप दोगे, उसमें गलतियां हैं उनको नोट जरूर कर लेना कि कहां पर वो गलतियां, ताकि उन्हें ठीक कर सकें। और इसी तरीके से आपकी रिवीजन थर्ड रहेगी जिसमें आप चीजों को बस देखोगे, हाथ से यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है जी। डेली बेसिस पर आपको देखिए 3 से 4 घंटे पढ़ना है, जिसमें 30 मिनट्स आपकी जो आपने लास्ट डे में पढ़ा था उसकी रिवीजन, 45 मिनट्स में नया कॉन्सेप्ट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, 90 मिनट्स उसकी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी क्वेश्चंस की, और 15 मिनट आपके देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर रहेंगे। तो इस तरीके से आपका देखिए 70% टाइम जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस पे जाएगा, 30% जो आपका टाइम है वो आपका सर किस पे रहेगा, चीजों को सीखने में, पढ़ने में, राइटिंग पे ज्यादा टाइम। वीकेंड पर आप 6 से 7 घंटे देखिए लेके जा सकते हैं, 2 घंटे में आप देखिए पूरा चैप्टर फिनिश कीजिए, इलस्ट्रेशंस करिए, अगले 2 घंटे में उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी। अगले 1.5 घंटे के अंदर आपने स्ट्रिक्टली टाइम मैनेजमेंट के साथ देखना कितनी देर आप पढ़ पा रहे हो, और अगर आपका कोई बैकलॉग है तो वो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। एरर लॉग आप बुक बना लीजिए अपनी, जिसके अंदर जो भी आपसे गलतियां हो रही है टेस्ट के अंदर, चाहे वो टॉपिक वाइज टेस्ट है, फुल कोर्स टेस्ट है, उनको आप देखते हुए चलिए ताकि वो गलतियां आप आगे ना करें। इस तरीके से आपको देखिए लेके चलना है। और जो आपने देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए शीट बनाइए, फॉर्मुलेस के लिए शीट्स बनाइए, अगर आपके पास वो है बहुत अच्छी बात है, वहां से चीजों को नोट करिए। अगर नहीं बनाइए तो जहां पर आपने चैप्टर स्टार्ट किया था, फॉर्मुलेस लिखे थे, उनको देख लिया कीजिए जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है। ये बहुत जरूरी है, 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, लेकिन आपका टॉपिक जो है पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो रिकॉल होती रहती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं भूल गया हूं बिल्कुल टॉपिक खत्म होने के बाद। कुछ चीजें जो आपको करनी है, कुछ चीजें जो बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहली चीज कि सर फॉर्मेट को इग्नोर करना, फॉर्मेट्स के अंदर चीजों को करना है, ठीक है जी। वर्किंग नोट्स को ना दिखाना बहुत गलत बात है, वर्किंग नोट प्रॉपर्ली बनाएंगे। असम्पशन जो भी अगर आप ले रहे हैं एक लाइन के अंदर मेंशन कीजिए। वेरिएंस अगर आपने कंप्यूट किया है, फेवरेबल है, एडवर्स है, ठीक तरीके से बताना। बच्चे के बार नहीं बताते हैं या गलत बताते हैं, पूरे मार्क्स लूज कर जाओगे आप, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो यूनिट आपको आंसर के साथ लिखनी होती है, चाहे वो पर यूनिट हो, पर आवर हो, ठीक है जी, वो जरूर मेंशन करेंगे। सिली मिस्टेक बच्चे अक्सर करते हैं। रुपीस का साइन, डेसिमल वगैरह जहां पर लगाना है प्रॉपर्ली वो लगाएंगे। और फाइनल आंसर को अगर आप अंडरलाइन कर सकते हो, बॉक्स में कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ चीजें जो नहीं करनी है, वर्किंग नोट्स को इग्नोर करना, ठीक है जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। थ्योरी के अंदर पैराग्राफ बना के लिखना, सर नहीं पॉइंट्स बनाकर लिखो, हेडिंग्स वगैरह का दो, ठीक है जी। प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को छोड़ के जाना बिल्कुल गलत बात है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मेट्स को मिक्सअप कर देना, एक जैसा बना देना, बहुत गलत बात है।
क्वेश्चन के एंड में ही राउंड ऑफ करना है आपको, बीच में राउंड ऑफ करने से बचिएगा। इसके साथ साथ देखिए एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो आपके पास है उसको छोड़ने की कोशिश मत करो, 100% पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है जी, ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आसानी से हो जाएगा। अब सर जो आपने कहा था कि टेस्ट सीरीज, तो देखिए आप टेस्ट कैसे दे सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट से जो है टेस्ट सीरीज ले सकते हैं eScholars.in। कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको देखिए कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं अपडेटेड स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के साथ साथ देखिए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। डेली आपके पास डाउट क्लास की फैसिलिटी होती है जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, और आपके पास टेस्ट सीरीज भी है जिसमें आपको टेस्ट चेक करके दिया जाता है, जो भी गलतियां हैं वो आपको ठीक करवा दी जाती है। तो अगर आप इन सारी चीजों को लेकर चलते हैं तो सर आसानी से आप अपना 40 तो बड़ी आसानी से ला सकते हैं, एग्जामिशन लाना भी कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता है। तो सिंपल सी चीजें थी, अगर आप इनको नोट करते हैं और इनको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, जो कि सबसे जरूरी चीज है, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ कि किस तरीके से चीजों को आप आसान कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।